स्वागत है आप सभी का सिलेक्शन विद प्राची चैनल में। दोस्तों, कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था संधि के बारे में, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था स्वर संधि। क्या पढ़ा था? स्वर संधि। और जाना था कि संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? तो स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयाधि संधि। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन संधि के बारे में। किसके बारे में? व्यंजन संधि के बारे में। देखिए, जब व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल हो, व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल हो, व्यंजन का स्वर के साथ मेल हो या स्वर का व्यंजन के साथ मेल हो, तो वहाँ पर जो विकार उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन संधि। विकार मतलब परिवर्तन। जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। और यह परिवर्तन जो होता है वह व्यंजन में होता है। यहाँ पर देखिए, व्यंजन का व्यंजन से, व्यंजन का स्वर से या स्वर का व्यंजन से मेल होने पर जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। आप परिवर्तन व्यंजन में होता है। यहाँ देखिए उदाहरण दिया है, दिग्गज, दिक धन गज। तो यहाँ पे देखिए का जो है अपने ही वर्ण के तीसरे वर्ण गा में परिवर्तित हुआ है। किसमें हुआ है? गा में। और यहाँ उत धन हार, क्या? उत धन हार। तो ये ता जो है अपने वर्ग के तीसरे वर्ण दा में, किसमें? दा में परिवर्तित हुआ है, तो हुआ है उद्धार। तो व्यंजन संधि में कई नियम बताए गए हैं। आइए जानते हैं आगे उनके बारे में विस्तार से कि ये का और ता अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में क्यों परिवर्तित हुआ है। देखिए, यहाँ पर व्यंजन संधि का पहला नियम कहता है, यदि का चा टा ता पा, ये का चा टा ता पा तीसरे अथवा चौथे वर्ण या रा ला वा क्या है? अंतस्थ व्यंजन या अंतस्थ व्यंजन और हा या कोई स्वर हो तो वह अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। देखिए यहाँ पर का चा टा ता पा वर्ग, ये पहला है, अपने वर्ग के पहला वर्ण है, तो पहला वर्ण धन, तीसरा या चौथा या और या अलावा क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। क्या है? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ या फिर हा या फिर कोई स्वर हो। क्या हो? कोई स्वर हो, तो यह पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। किसमें? तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। पहला नियम यही कहता है। आइए इसको उदाहरण के तौर पर जानते हैं। देखिए यहाँ पर पहला उदाहरण क्या कह रहा है, जगत धन ईश। अब यहाँ पे ता है। ता क्या है? अपने वर्ग का पहला वर्ण है और व्यंजन है, और भी कहाँ है? बड़ी ई। तो बड़ी ई क्या है? ये क्या है? स्वर है। तो यहाँ पे ता अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। किसमें? तीसरे। तो ता का तीसरा वर्ण क्या है? दा। क्या है? दा। तो ये हो जाएगा जगदीश। अब देखिए यहाँ पर है अच धन अंत। यहाँ पे चा और स्वर है ये, तो यह चा अपने तीसरे वर्ण में परिवर्तित हुआ है अपने वर्ग के, तो हो गया है अजंत। नेक्स्ट है अप धन जा। अब ये पा है और जा क्या है? जा क्या है? बताइए, जा क्या है? तो ये जा तीसरे अथवा चौथे वर्ण है। क्या है? तीसरा। चा वर्ग का तीसरा वर्ण है, तो ये हो जाएगा अब्ज। पा वर्ग में तीसरा वर्ण क्या है? बा। क्या है तीसरा वर्ण? बा। तो ये हो जाएगा अब्ज। अब देखिए अगला है भगवत गीता। यहाँ पर ता है और बड़ी ई, तो ता दा में परिवर्तित हो गया तीसरे वर्ण में। यहाँ पर है उत धन योग। ता और ओ क्या है? स्वर है, तो ये हो गया है उद्योग। यहाँ है सुप धन अंत। यहाँ पा और छोटा आ ये स्वर है, तो पा अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में हो गया है बा में, ये हो गया सुबंत। अगला है और आखिरी वाक धन जाल। तो ये का है और ये जा, वो यहाँ पर बड़ा आ क्या है? स्वर। तो ये हो गया का अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में गा में वाकजाल हो गया है। आइए जानते हैं इसका दूसरा नियम क्या कहता है। दूसरा नियम कहता है, यदि का चा टा ता पा या का चा टा ता पा और ना या मा हो तो अपने वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता। देखिए का चा टा ता पा वर्ग का पहला वर्ण
और ना या मा। ना या मा क्या है? ये क्या है? अनुनासिक हैं। क्या है? अनुनासिक हैं। तो जब ये होगा तो ये का चा टा ता पा अपने वर्ग के 5वें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। किसमें? 5वें वर्ण में। आइए उसको उदाहरण से समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है? जगन्नाथ, जगन्नाथ। तो ये देखिए जगत धन नाथ क्या है? ये ता है। और यहाँ पर ना क्या है? ना है। तो अब ये ता का जो है 5वां वर्ण क्या हो जाएगा? ना हो जाएगा। तो ये ना में परिवर्तित हो गया। यहाँ पे हो जाएगा जगन्नाथ। और दूसरा है तत् धन मैं। अब यहाँ पे ता है और माँ है, तो ता का 5वां वर्ण ना होगा तो यहाँ हो गया है तन्मय। यहाँ देखिए सट है और मास है, सट धन मास। तो यह माँ है, माँ तो ये परिवर्तित हो जाएगा, टाका हो जाएगा सन्मास। और देखिए वाक धन में, तो ये का है और यहाँ पर माँ है। ना या माँ हो तो वो अब इसका चा टा ता पा वर्ग के 5वें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ हो गया वांग्मय। अगला है रुच धन मय। यहाँ रुच धन मय, तो चा है और ये परिवर्तित हो गया है रुन्मय। यहाँ है सत धन मार्ग, ता धन मा, तो ये हो जाएगा सन मार्ग। उत धन माद, ता और मा, तो ये 5वां वर्ण क्या हो जाएगा? उन्माद। और यहाँ पे उत धन नति, तो क्या हो जाएगा? उन्नति। क्या हो जाएगा? उन्नति। चलिए जानते हैं तीसरा नियम क्या कहता है। तीसरा नियम कहता है ता या दा के साथ चा या छा होने पर, ता या दा के साथ चा या छा होने पर चा में, ता या दा के साथ जब चा या छा होगा तो वो चा में, जा झा होने पर जा में, टा या ठा होने पर टा में, और डा या ढा होने पर डा में, और ला होने पर ला में परिवर्तित हो जाएगा। किसमें परिवर्तित हो जाएगा? ला में। आइए उदाहरण समझते हैं। देखिए जब जहाँ ता या दा होगा तो वह चा, ता या दा के साथ चा या छा होगा तो वो चा में। अब देखिए यहाँ पे उत धन चारण, अब यहाँ पे ता के साथ क्या है? चा, तो ये चा में परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ है ता धन चा, तो ये क्या हो जाएगा? चा में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये हो जाएगा उच्चारण। देखिए यहाँ पे सत धन चरित्र, यहाँ भी ता है और चा है, तो ये सच्चरित्र। यहाँ पे उत धन जल, यहाँ पे ता और जा है ना, जा है तो ता या जा होने पर किस में हो जाएगा? ये देखिए जा या झा होने पर जा में परिवर्तित हो जाएगा। किसमें? जा में परिवर्तित हो जाएगा उज्जवल। अगला है सत धन टीका। अभी यहाँ पे ता के साथ टा है और जब टा ठा हो तो ठा में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, अरे टा में परिवर्तित हो जाएगा। किसमें? टा में, तो हो जाएगा सट्टीका। यहाँ है उत धन डयन, अब ता के साथ डा या ढा होगा तो डा में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पे डा है तो ये हो गया है उड्डयन। अब तत् धन लीन, अब जब ता या दा के साथ ला होगा तो वो ला में परिवर्तित हो जाएगा। किसमें? ला में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ हो गया है तल्लीन। देखिए यहाँ पे उत धन लेख, तो यहाँ पे ता ला के साथ है तो ये भी ला में हो जाएगा उल्लेख। क्या हो जाएगा? उल्लेख। चलिए अगले नियम पर चलते हैं। देखिए चौथा नियम कहता है ता के बाद शा हो तो ता का चा और शा का छा हो जाता है। क्या हो जाता है? देखिए ता के बाद सा होगा, क्या होगा? सा होगा, तो ता का चा हो जाएगा और शा का छा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छा। आइए इसको उदाहरण से जानते हैं। देखिए उदाहरण में क्या कहते हैं, सत धन शास्त्र, तो यहाँ देखिए ता के बाद शा है तो ये चा में परिवर्तित हुआ है ना, तो ये हो जाएगा सच्छास्त्र। अब देखिए तत् धन शंकर, अब यहाँ भी ता के बाद सा है तो ये हो जाएगा तच्छकर। यहाँ है सत धन शासन, यहाँ भी ता के बाद शा है तो ये हो जाएगा सच्छासन। और यहाँ देखिए ता के बाद भी सा है तो ये हो जाएगा उच्छिष्ट। उत धन श्वास, तो ये हो जाएगा उच्छ्वास। जब ता के बाद शा होगा तो वो ता चा में और सा छा में परिवर्तित हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सा जो है वो छा में परिवर्तित हो रहा है। किस में परिवर्तित हो रहा है? छा में। देखिए पांचवा नियम क्या कहता है जानते हैं। ता के बाद यदि हा हो, क्या हो? ता के बाद यदि हा हो
तो ता के स्थान पर दा और हा के स्थान पर धा हो जाएगा। देखिए ता के बाद हा होगा तो ता दा में और हा किसमें, हा धा में परिवर्तित हो जाएगा। किसमें परिवर्तित हो जाएगा, धा में। आइए उसको उदाहरण से समझते हैं। देखिए उत धन हार, यहाँ देखिए क्या है, ता है, ता धन हा, क्या है, ता धन हा। तो जब ता के बाद हा होगा तो ता दा में और हा क्या हो जाएगा, धा में, हा धा में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ हो गया है उद्धार। अब यहाँ पे है उत धन हरण, तो यहाँ हो जाएगा उद्धरण। यहाँ भी पत धन हति, यहाँ ता है और हा है, ता किसमें, दा में और हा धा में, हो जाएगा पद्धति। उत धन हृत, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, उद्धृत। क्या हो जाएगा, उद्धृत। चलिए अगले नियम को जानते हैं। नियम नंबर 6 देखिए, ये कहता है माँ के बाद यदि या रा ला वा श सा हा में से कोई एक व्यंजन हो, तो ये क्या है, अंतस्थ व्यंजन, और ये संघर्षी या ऊष्म व्यंजन हो तो माँ अनुस्वार में बदल जाता है। कह रहे हैं माँ के बाद यदि अंतस्थ व्यंजन क्या हो, अंतस्थ व्यंजन या ऊष्म व्यंजन या संघर्षी, ऊष्म और संघर्षी एक ही है, व्यंजन हो तो माँ किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में। किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में। आइए इसको उदाहरण समझते हैं। देखिए उदाहरण पे क्या कहता है, समधन योग, समधन योग माँ है, यहाँ पे या क्या है, अंतस्थ व्यंजन, तो यहाँ संयोग हो गया। क्या हो गया, संयोग। माँ जो है अनुस्वार में बदल गया। और यहाँ पे समधन शय, तो शय क्या है, सा में, ये ऊष्म व्यंजन है, तो यह हो गया है संशय। समधन सार, तो ये हो गया है संसार। समधन हार, हार क्या है, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन, तो ये हो गया संहार। समधन युक्त, या क्या है, अंतस्थ व्यंजन, ये देखिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा संयुक्त। समधन भव, तो ये हो जाएगा संभव। क्या हो जाएगा, संभव। भा क्या है, एक व्यंजन है। आइए नियम नंबर 7 को जानते हैं कि 7वां नियम क्या कहता है। माँ के बाद माँ आने पर कोई परिवर्तन नहीं होता। देखिए ये नियम बहुत ही साधारण है। जब इसमें माँ के बाद माँ आएगा तो यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए उदाहरण क्या कहता है इसमें, समधन मान, ये जैसे है वैसे ही इसे लिख लेंगे। समधन मान, देखिए यहाँ पे सा है, आधा माँ, फिर माँ पे बड़ा की मात्रा ना, तो ये ऐसे लिख लेंगे सम्मान। अगला है समधन सुख, तो ये हो जाएगा सम्मुख। क्या हो जाएगा, सम्मुख। तो 7वां नियम कहता है माँ के बाद माँ आने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो नियम नंबर 8 क्या कहता है, देखिए सा से पहले यदि छोटा आ या बड़ा आ से भिन्न स्वर हो, सा से पहले यदि छोटा या बड़ा आ से भिन्न स्वर हो तो सा का शा हो जाता है। आइए इसको उदाहरण से जानते हैं। देखिए उदाहरण क्या कहता है, सुधन समा, क्या है, सुधन समा। अब सुधन समा है, यहाँ पे क्या है, छोटा उ, धन क्या है, सा है ना, तो ये सा किस में बदल जाएगा, षटकोण वाले सा में। इसमें यहाँ पे छोटा आ या बड़ा आ नहीं है, क्या है, उ है, तो यहाँ हो जाएगा सुषमा। क्या हो जाएगा, सुषमा। और यहाँ पर देखिए युधिष्ठिर, अगला क्या है, युधिष्ठिर, तो युधिष्ठिर है, तो यहाँ पे क्या है, छोटी ई, क्या है, छोटी ई, तो यहाँ हो जाएगा ये सा का, इस सा में हो जाएगा वो युधिष्ठिर। यहाँ देखिए विधन सम, यहाँ भी छोटी ई है और सा, तो ये हो जाएगा विषम। क्या हो जाएगा, विषम। आइए जानते हैं नियम नंबर 9 क्या कहता है। देखिए नियम नंबर 9 को हम कहते हैं आगम व्यंजन संधि। क्या कहते हैं, आगम व्यंजन संधि। ये 3 होते हैं। आइए जानते हैं कौन कौन से। देखिए व्यंजन संधि में पूर्व पद के अंतिम वर्ण, पूर्व पद के अंतिम वर्ण, ये पूर्व पद है और ये उत्तर पद है, इसका अंतिम वर्ण और इसका प्रथम वर्ण में चा, शा, सा, इन 3 में से वर्णों का आगम होता है। क्या, इन 3 वर्णों का आगम होता है यहाँ पर, तो इन्हें हम क्रमशः चागम, शागम व सागम व्यंजन संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, चागम, शागम व सागम व्यंजन संधि कहते हैं। आइए जानते हैं चागम व्यंजन संधि। देखिए यदि प्रथम पद के अंत में कोई स्वर हो, यदि प्रथम पद के अंत में कोई स्वर हो तथा उसका मेल छा से होता है हो,
तो छा का चा जुड़ जाता है, तो छा से पहले चा जुड़ जाता है। तो आइए इसको उदाहरण से जानते हैं। देखिए, परिधन छेद क्या है? परिधन छेद। प्रथम पद के अंत में कोई स्वर हो, क्या हो? कोई स्वर। देखिए यहाँ पर स्वर है छोटी ई, क्या है? छोटी ई धन छा, क्या है? छा। तो ये हो जाएगा परिच्छेद। तो छा से पहले चा जुड़ जाएगा, क्या जुड़ जाएगा? चा। तो ये हो जाएगा परिच्छेद। अगला है बड़ा आधन छाधन। अब बड़ा क्या है? स्वर है, तो ये इस छा के पहले चा जुड़ जाएगा, आधा चाहिए, हो जाएगा आच्छादन। अब ये देखिए शिव धन छाया, यहाँ पे छोटा है, ये क्या है? स्वर है, तो यहाँ भी हो जाएगा आधा चा जुड़ जाएगा और हो जाएगा शिव छाया। आइए जानते हैं सागम व्यंजन संधि के बारे में। देखिए सागम व्यंजन संधि है, यदि परि उपसर्ग का मेल, परि उपसर्ग का मेल, किसका? परि उपसर्ग का मेल कार कृत कृति करण कारक क्रिया से हो, किससे? कार कृत कृति करण कारक क्रिया से हो, तो इन शब्दों के मध्य सा जुड़ जाता है, क्या जुड़ जाता है? सा। आइए इसको उदाहरण से जानते हैं। देखिए अब यहाँ पे परि उपसर्ग है और यह किससे जुड़ रहा है? क्रिया से, तो ये हो जाएगा परिस्क्रिया। परिकारक से जुड़ रहा है परि उपसर्ग, तो ये हो जाएगा परिस्कारक। परिधन कृत, तो हो जाएगा परिष्कृत। बस यहाँ पे आपको इतना ध्यान रखना है, यदि परि उपसर्ग कार कृत कृति करण कारक क्रिया से जुड़ेगा तो वहां पर उन शब्दों के मध्य में ये सा आधा सा जुड़ जाएगा। तो ये देखिए परिधन करण परिष्करण, परिधन कृत परिष्कृत, और परिधनकार परिष्कार, क्या हो जाएगा? परिष्कार। अब आइए जानते हैं सागम संधि व्यंजन के बारे में। किसके बारे में? सागम व्यंजन संधि के बारे में। देखिए ये कहता है यहाँ भाई वही है, बस वहां पर परि उपसर्ग था, यहाँ पर सम उपसर्ग है। ये देखिए, यदि सम उपसर्ग का मेल कार कृत कारक करण कृत क्रिया से हो तो माँ अनुस्वार में हो जाता है। देखिए वहां पर था परि का, अगर इन सभी के साथ मेल होता था तो उन शब्दों के मध्य में सा आधा सा जुड़ जाता था, और यहाँ पर अगर सम उपसर्ग का मेल इन सभी के साथ होगा तो माँ का अनुस्वार हो जाएगा तथा इन शब्दों के मध्य सा जुड़ जाएगा, आधा सा जुड़ जाएगा। देखिए उदाहरण से समधन क्रिया, तो ये सम माँ है, माँ का क्या हो जाएगा? अनुस्वार, और इनके बीच में क्या आ जाएगा? आधा सा, तो ये हो जाएगा संस्क्रिया। समधन कारक, तो संस्कारक, देखिए अनुस्वार है और आधा सा है। समधन करण संस्करण, समधन कृत संस्कृत, यहाँ पे देखिए माँ का अनुस्वार हो गया है और उनके मध्य में आधा सा आ गया है। समधनकार संस्कार, समधन कृत संस्कृत, क्या हो जाएगा? संस्कृत। आइए जानते हैं नियम नंबर 10 के बारे में। नियम नंबर 10 कहता है, यदि री रा सा के बाद, री रा सा के बाद का वर्ग पा वर्ग या रा अलावा अंतस्थ या कोई स्वर हो तो उसके पूर्व या बाद ना का एड़ा हो जाता है, क्या हो जाता है? ना का एड़ा। देखिए यहाँ पर री रा सा के बाद का वर्ग पा वर्ग या अंतस्थ व्यंजन या रा ला या कोई स्वर हो तो उसके पूर्व या बाद ना का ड़ा हो जाता है। तो उसके बाद में अगर ना होगा या उसके पहले ना होगा तो ड़ा हो जाएगा। आइए इसको उदाहरण से जानते हैं। देखिए क्या है? परिधनमान, क्या है? परिधनमान। देखिए परि में रा आया है, क्या आया है? रा, और यहाँ पर माँ है, माँ है, और सॉरी माँ नहीं ना है, तो ये ना का क्या हो जाएगा? ड़ा, तो ये हो जाएगा परिमाण। अगला है प्राधन नव, प्रा में क्या है? री है, तो हो जाएगा प्रणव, ना है तो हो जाएगा प्रणव। और रामधन अयन, क्या है? रामधन अयन, तो ये माँ है, माँ क्या है? और ये पाया वो का या पा वर्ग में है माँ, और यहाँ पर आ है, छोटा छोटा क्या हो जाएगा? स्वर, तो यहाँ पे ना का एड़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? रामायण। आइए जानते हैं नियम नंबर 11 के बारे में। नियम नंबर 11 कहता है, शा के बाद ता हो तो ता का टा, था का ठा, ना का एड़ा हो जाता है। ये देखिए सिंपल है, ता का बस अगर शा के बाद ता आए तो ता का ठा, था का ठा, ना का एड़ा हो जाता है। ये इसको उदाहरण समझते हैं। देखिए यहाँ पर
सस धन था, तो ये देखिए था सा आया है ना, तो ये हो जाएगा था का ठा, तो ये हो जाएगा षष्ठ। क्या हो जाएगा? षष्ठ। यहाँ देखिए प्रतिधन स्थित, तो ये हो जाएगा प्रतिष्ठित। त्रिशधन ना, सा के बाद क्या है? ना है, तो ना का ड़ा में त्रिषड़ा। प्रतिधन स्थान क्या है? प्रतिधन स्थान, यहाँ ता है और यहाँ क्या है? यहाँ पे है सा, आधा सा, तो ये हो जाएगा प्रतिष्ठान। क्या हो जाएगा? प्रतिष्ठान। और था है, तो था से प्रतिष्ठान। और निधन स्नात, तो ये हो जाएगा निष्णात। क्या हो जाएगा? निष्णात। हाँ, व्यंजन संधि में हम लोग इतने नियम पढ़ेंगे, नियम 11 हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर क्लास अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको कोई डाउट भी है तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हैं। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे विसर्ग संधि के बारे में। किसके बारे में? विसर्ग संधि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए और रिवाइज करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का क्लास देखने के लिए, और क्लास अंत तक देखिएगा।